हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और आज हम थर्मोडायनामिक्स को कंटिन्यू करते हुए थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आइए आज वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर कोई भी स्टेट है जो ए से अगर बी में चेंज हो रहा है, तो ए से बी में चेंज होने पर हम यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि या तो किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा या फिर ए से बी में जाने पर फेज ट्रांजिशन हो सकता है, लाइक फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है। मान लीजिए वाटर यहाँ सॉलिड में प्रेजेंट है तो यहाँ लिक्विड में आ जाए, यहाँ लिक्विड में है तो यहाँ गैस में आ जाए। इन सबको हम फेज ट्रांजिशंस बोलते हैं। या फिर कोई ना कोई पैरामीटर कांस्टेंट हो जाए, लाइक टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो वो भी यहाँ एक चेंज का पार्ट बन जाता है। तो जब भी हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस को स्टडी करते हैं, देन हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कांस्टेंट पैरामीटर्स कि कोई प्रोसेस अगर कांस्टेंट प्रेशर पर कैरी आउट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। अब ए से बी में जाने पर अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो जो भी रास्ता आपने चूज किया है वही क्या कहलाएगा, वही यहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहलाएगा। लाइक अभी हम कांस्टेंट वॉल्यूम को चूज कर रहे हैं तो वो एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस बन गया। अगर मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर को चूज किया है तो वो क्या बन जाएगा, एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ थर्मोडायनामिक प्रोसेस की डेफिनेशन, व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम ए टू बी, तो जो भी ऑपरेशन होगा, मतलब जो भी रास्ता होगा, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड, अब हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस हम यहाँ पढ़ेंगे दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ए से बी में जाने पर थ्रू आउट अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसे हम क्या डिफाइन कर देते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि जितने भी ओपन कंटेनर्स में केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर एक कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट प्रेशर है तो हम उसको आइसोबैरिक प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे अ प्रोसेस in which pressure remains constant, in which pressure remains constant throughout, कि जो भी प्रेशर है वो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया ओपन कंटेनर्स में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो सब किसका पार्ट होगी, आइसोबैरिक प्रोसेस का। तो हम यहां लिख सकते हैं रिएक्शंस इन ओपन कंटेनर या फिर इन ओपन सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रेशर ए से बी में जाने पर पूरे रास्ते में कांस्टेंट रहेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस बोल देंगे। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, बट व्हाट अबाउट टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कैन चेंज फ्रॉम गोइंग ए टू बी। अब बात आती है नेक्स्ट प्रोसेस की, अंदर प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ए से बी पर जाने में
वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कि जो भी वॉल्यूम होगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल कि अगर आप कभी भी किसी प्रोसेस को क्लोज्ड कंटेनर में कैरी आउट करवाते हैं, एक कंटेनर है जो कि कंप्लीटली क्लोज है, वहां से मास का किसी भी फॉर्म में लॉस नहीं हो सकता है, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या बोल देंगे, आइसोपोरिक। मतलब वहां पर ऐसे सिस्टम में जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, आइसोपोरिक प्रोसेस। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे, रिएक्शंस इन अ क्लोज्ड वेसल। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो यहाँ पर आता है आइसोथर्मल। तो आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सो इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, देन योर आंसर विल बी नो। अगेन ये टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका बहुत सिंपल सा जो एग्जांपल है कि जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहां पर टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है अगेन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट में हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के टाइम टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये फेज ट्रांजिशंस के एग्जांपल है कि जब एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट का फॉर्मेशन होता है, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं फेज ट्रांजिशन। दिस कैन बी एग्जांपल ऑफ इट। अब जो लास्ट प्रोसेस आता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है और इसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट का चेंज जीरो हो जाए, Q इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे कि अगर आपने कोई इंसुलेटेड सिस्टम ले लिया, एक ऐसा सिस्टम ले लिया जहां से हीट बाहर नहीं जा सकती है, तो आइडियली तो इंसुलेटेड सिस्टम्स हम नहीं बना सकते हैं, बट अगर हम थर्मस फ्लास्क की बात करें तो मान लीजिए थर्मस फ्लास्क में मैंने अगर बॉइल्ड वाटर को फिल कर दिया तो जो उसकी रेट ऑफ कूलिंग होगी वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। दैट मीन्स कि वो जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, इंसुलेटेड, और वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। सो हियर आई कैन राइट एनी इंसुलेटेड सिस्टम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे कि क्या एडियाबैटिक प्रोसेस के वक्त एनर्जी का एक्सचेंज जीरो होता है या नहीं होता है, तो आपको एक सिंपल सा आंसर देना है कि हीट का एक्सचेंज जीरो होगा। एनर्जी के एक्सचेंज की अभी तक हमने बात नहीं करी है, सो एनर्जी एक्सचेंज इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बट जो ओवरऑल हीट का चेंज होगा वहां पे वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। सो दीज वर the four basic terms. Now we are going to discuss some more terms related with thermodynamic process. Now students, we are going to discuss two of the important terms which is reversible process and irreversible process. इन दोनों टर्म्स को पढ़ने से पहले आपको अपने माइंड में चीज बहुत क्लियर रखनी है कि इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो दोनों टर्म्स आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में, दीज टर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैम। आपको कभी भी इन दोनों टर्म्स के बीच में और रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शंस को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी प्रोसेसेस है और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये दोनों टर्म्स बहुत हेल्प करती है। सबसे पहली बात अगर हम करें रिवर्सिबल प्रोसेस की,
तो सिंपली एक ऐसा प्रोसेस जिसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है उसे हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग रहा है तो मैं एक और चीज भी बोल सकती हूँ कि प्रोसेस बहुत स्लो रहा होगा, क्योंकि जो प्रोसेस स्लो है उसी को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है ये जनरली कैसा होता है, स्लो होता है। अब हम बात करें एक और प्रोसेस की जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट, सबसे पहली बात। और ये स्लो प्रोसेस के कंपैरिजन में कैसा प्रोसेस होता है, एक फास्ट प्रोसेस होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इन दोनों प्रोसेसेस को समझने के लिए एक और सिंपल एग्जांपल की हेल्प लें तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इन दोनों प्रोसेसेस को हम एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉडी बिल्डर को अज्यूम किया है और ये बॉडी बिल्डर है नेशनल लेवल ओलंपिक्स में जीता हुआ बॉडी बिल्डर, राइट। अब अगर इस वेट लिफ्टर को, बॉडी बिल्डर है तो ऑब्वियसली वेट लिफ्टिंग करेगा, तो इसकी कैपेसिटी है कि ये टोटल 200 केजीज ऑफ वेट को बहुत इजीली लिफ्ट कर सकता है। क्लियर। तो 200 केजीज को लिफ्ट करने के लिए इसको बिल्कुल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत इजीली लिफ्ट भी कर लेगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अगर इस बॉडी बिल्डर को 10 केजी ऑफ द वेट लिफ्ट करने के लिए बोला तो क्या होगा, ये बहुत इजीली उस वेइंग बार को उठाएगा और डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के आ जाएगा। अब जो 200 उठा सकता है उसके लिए 10 केजी तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये उस बार को एक ही बार में हम देखेंगे कि फॉर द इन वन स्टेप ये उस बार को एकदम से उठा लेगा। तो अब से पूछा जाए कि ये जो प्रोसेस है वो कितनी स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, देन सिंपली यू विल से कि एक स्टेप में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड केस में जैसे इसने 10 केजी वाले वेट को रखा और मैंने टोटल 200 केजीज और वेट ऐड कर दिया, मतलब 10 केजी पहले था और 200 एक साइड 100 दूसरी साइड भी 100, तो यहाँ पर टोटल जो वेट है अब कितना हो गया, 210 केजी। अब ये जैसे ही बार को लिफ्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे ही अपवर्ड लिफ्ट किया थोड़ा डाउनवर्ड जाएगा, वापस से अपवर्ड लिफ्ट किया और डाउनवर्ड, थोड़ा डाउनवर्ड जाएगा। इट मींस जितना इजीली इसने 10 केजी वाले वेट को लिफ्ट किया था उतना इजीली ये 210 केजीज को लिफ्ट नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज द अमाउंट ऑफ वेट हैज जस्ट इंक्रीज्ड इन दिस केस। बहुत सिंपल सी बात। अब जैसे जैसे ये बॉडी बिल्डर एक हाफ डिस्टेंस तक आता है तो मैंने इसके अंदर और अमाउंट ऑफ वेट ऐड कर दिया। लेट्स जस्ट अज्यूम कि मैंने 10 केजी ईच साइड, तो टोटल 20 केजीज ऐड कर दिया। तो अब जो वेट है वो कितना हो गया, 230 केजीज। मतलब अब इस बॉडी बिल्डर के लिए इस वेट को लिफ्ट करना और चैलेंजिंग हो गया। थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर डाउनवर्ड मूव होगा, थोड़ा फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर एक स्टेप में उसने सारे वेट को लिफ्ट कर लिया था, बट यहाँ पर एक स्टेप में वेट को लिफ्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। जबकि जो केस सेकंड है, इस केस सेकंड में मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि 230 केजीज यूज में लिया और ये जो प्रोसेस था वो रिवर्सिबल था। जो केस फर्स्ट था, इस केस में हमने ऑब्जर्व किया कि एक स्टेप में पूरा काम हो गया, बल्कि यहाँ पर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन मेनी स्टेप्स। क्लियर? अब अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर हम दो टर्म्स डिफाइन करते हैं। एक को हम डिफाइन करते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स वो वाला फोर्स है जो यहाँ पर ये बॉडी बिल्डर अप्लाई कर रहा है,
और जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर वो है ऑपोजिंग फोर्स, कि एक ऐसा फोर्स जो कि इस बॉडी बिल्डर को रोक रहा है। और वो जो ऑपोजिंग फोर्स होगा वो किसके थ्रू लगाया जाएगा? वेट के थ्रू, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा बॉडी बिल्डर के लिए वेट को लिफ्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर फर्स्ट केस देखा जाए तो फर्स्ट केस में बॉडी बिल्डर ने 10 kgs को एकदम से लिफ्ट कर लिया था, राइट? सो आई कैन से इन द फर्स्ट केस द ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स। मतलब ऑपोजिंग फोर्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी जब हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे, ठीक है? जब सेकेंड केस पे आते हैं और वेट 230 kg के इक्वल हो जाता है, तो उस केस में जैसे ही वेट लिफ्टिंग शुरू करी, एक पॉइंट पे अपवर्ड मूव कर रहा है, एट द सेकेंड टाइम डाउनवर्ड, फिर वापस अपवर्ड डायरेक्शन में, एट द सेम टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है और जो ऑपोजिंग फोर्स है उनमें डिफरेंस तो है, बट एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट का, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है, इसका मतलब उसने ऑपोजिंग फोर्स को ओवरकम तो कर लिया है, बट क्योंकि वो एक लार्जर डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ही यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है? जिसको आप इन्फिनिटिसिमली फोर्स बोल सकते हैं, कि इन्फिनिटिसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सो वन मोर थिंग विच आई कैन राइट हियर इज कि जो भी ड्राइविंग फोर्स होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ऑपोजिंग फोर्स। ये ऑपोजिंग फोर्स के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकता है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे थे, अगर हम इस कंपैरिजन पे वापस आते हैं तो हम क्या चीज लिख सकते हैं? देखिए, द नेक्स्ट पॉइंट विच आई कैन राइट हियर इज, जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इट कंप्लीट्स इन मैनी स्टेप्स, जबकि यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? जो भी प्रोसेस होगा वो कैसे कंप्लीट होगा? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा। बहुत सिंपल डिफरेंस। नेक्स्ट, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वहां पे ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स में क्या रिलेशन होता है? ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स। तो हम यहां लिख सकते हैं ड्राइविंग फोर्स इज much greater than opposing force। जबकि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी ड्राइविंग फोर्स होगा और ऑपोजिंग फोर्स होगा उनमें एक dF का डिफरेंस होगा और ये इन्फिनिटिसिमली स्मॉल फोर्स होगा। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। क्लियर है? अब हम एक गैस के रेफरेंस में इस चीज को समझते हैं कि कैसे एक गैस के रिस्पेक्ट में हम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल को डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो जैसे यहां पर अगर देखा जाए कि ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने पैक कर रखा है और ये यहाँ पर इसका पिस्टन है। क्लियर? अब जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में देखो क्या रहा होगा, हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब गैस एक्सपैंड हो रही, पिस्टन विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स को डिफाइन करें, तो ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो किसके थ्रू लगाया जाएगा? वो गैस का फोर्स होगा। ठीक है, जबकि ऑपोजिंग फोर्स जो होगा वो किसके थ्रू लगाया जाएगा? एटमॉस्फेयर के थ्रू, है ना? तो अगर यहां पर देखा जाए इरिवर्सिबल के अंदर कि एकदम से गैस मान लीजिए इनिशियली किसी वॉल्यूम पे प्रेजेंट थी और इसमें एक्सपेंशन हुआ और ये फाइनली किसी दूसरे वॉल्यूम पर चली गई,
तो यहाँ पे जो चेंज होगा दैट विल बी इन वन स्टेप, फर्स्ट चीज। सेकेंडली कि जो गैस का फोर्स है, जो गैस का प्रेशर है, वो इतना ज्यादा होगा कि एक ही स्टेप में ये फाइनली मान लेते हैं ये वॉल्यूम V1 है और ये वाला वॉल्यूम V2 है, तो ये वॉल्यूम V1 से V2 पर चली जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे जो ऑपोजिंग फोर्स होगा, जो फोर्स इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, क्या वो इसको रोक पाएगा? फिर आंसर विल बी नो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ड्राइविंग फोर्स इतना ज्यादा होगा कि वो ऑपोजिंग फोर्स उसके सामने बहुत कम है और गैस एक्सपैंड हो गई। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। सेकेंड केस में अगेन हमने एक किसी कंटेनर में गैस अज्यूम करी है और ये उस गैस में पिस्टन है और यहाँ पर गैस फिल्ड है, राइट? अब यहाँ पर क्या देखा गया कि जो ड्राइविंग फोर्स है और जो ऑपोजिंग फोर्स है, उन दोनों में डिफरेंस बहुत ही कम है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स एक बहुत छोटी सी वैल्यू से डिफर कर रहे हैं। तो जैसे ये गैस थोड़ी सी एक्सपैंड होगी, वापस से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा, वापस से गैस एक्सपैंड हुई, बहुत हल्का सा चेंज आएगा। बट क्योंकि ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है तो हम देखेंगे कि जो एक्सपेंशन होगा वो बहुत छोटा सा एक्सपेंशन होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिंग फोर्स भी काम कर रहा है तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बहुत छोटा सा एक्सपेंशन हम देख सकते हैं। बट अगर मैं इतना यहाँ पर चेंज की बात करूं तो इरिवर्सिबल में ये जो चेंज था वो एक स्टेप में कंप्लीट हो गया था। बट रिवर्सिबल की बात करेंगे तो अगर मुझे मान लीजिए इरिवर्सिबल जितना वॉल्यूम चेंज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसेस बहुत सारी स्टेप्स में होगा। सेकेंड कि यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो बहुत ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स, टुडेज लास्ट प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। जैसे कि अगर हम यहाँ पर समझें साइक्लिक प्रोसेस को, तो कोई एक सिस्टम पॉइंट ए से स्टार्ट होके अगर वापस से सिस्टम ए पॉइंट ए पर ही पहुँच जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। अ प्रोसेस इन विच सिस्टम अंडरगोज अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। लाइक यहाँ पे भी जब सिस्टम पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है और फाइनली ए पर ही पहुँच रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या डिफाइन कर देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस डिफाइन कर देते हैं। सो वी कैन राइट अ प्रोसेस इन विच system undergoes number of processes and comes back to initial state, राइट? अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमें सारे साइक्लिक प्रोसेसेस के बारे में याद रखनी है। अब अगर हम देखें कि मान लीजिए मैंने इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर कंसीडर किया है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो सिस्टम जब पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। बट अगर सिस्टम घूम करके वापस पॉइंट ए पर ही आ जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो आप बोलेंगे ज़ीरो, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा, तो भी आप कितना बोलेंगे, ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या आ गया, सेम आ गया। सो आई कैन राइट वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, change in state function for a cyclic process. Change in state function for a cyclic process is 0. So I can write delta U is equals to 0, delta H is equals to 0,
और आई कैन राइट डेल्टा जी, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. सो इन टुडेज लेक्चर we have completed all the thermodynamic processes. Do revise them and ask your doubts in the comment box. Thank you.